अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो लोग पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं मुझसे, मेरी क्लास की जो शुरुआत है वो दुरूद शरीफ से होती है। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, उस दिन ना वो ये कितने की किताब है? हैं? अच्छा, इसमें ना जो घर ऑर्डर करके मँगवाते हैं, उनको तो ज़्यादा की मिलेगी। बुक शॉप से लेंगे तो 1300 की है। अगर घर ऑर्डर करेंगे तो ज़ाहिर है मुफ्त में थोड़ी आके वो घर ऑर्डर देगा। तो वो मैंने आपको उस दिन 1300 कहा था, तो वो बाद में तो बच्चे लड़ने पहुँच गए, ये फ्रॉड होगा हमारे साथ, 1600 रुपए की किताब है। जो यहाँ से ले रहे हैं उनको 1300 की मिल रही है। जो कोरियर करवा रहे हैं उनको 1600 की मिल रही है। हैं तो लड़ने पहुँच रहे हैं फ्रॉड की वजह से, तो जो यहाँ से खरीदेंगे तो 1300 की है। तो मैंने यही 1300 की कहा था, वो यहाँ से खरीदेंगे तो फिर है, वरना डिलीवर कराएँगे तो ज़्यादा ही है। अच्छा, इस किताब के फ़ज़ाइल मैंने आपको पहली क्लास में सुना दिए थे, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो पहली क्लास में सोए भी होते हैं और कुछ बच्चे आज भी आए हैं, तो दोबारा बता देता हूँ। क्योंकि आप में से कुछ शक्लें पुरानी हैं, वो लास्ट टाइम कॉस्ट में थे, फिर किसी वजह से ड्रॉप करना पड़ गया था। तो आज से पहले तक मैं ये कहा करता था कि बुक लेनी है ले लें, नहीं लेनी ना लें, मैं पास्ट पेपर से प्रैक्टिस कराता हूँ। लेकिन अब इस दफ़ा, चूँकि पहले भी बुक मेरे नाम पे बिकती थी, जब मैं राइज़ में था तब भी वो लोग मेरा नाम लेके किताब बेचते थे कि सर नासिर की बुक है, हालाँकि मेरी नहीं थी। और लास्ट टाइम यहाँ भी जब बिकी थी तो बच्चों में यही मशहूर था कि मेरी बुक है, मेरी नहीं थी। पहली दफ़ा मैंने कॉस्ट की बुक बनाई है। तो अब मैंने ये किया है कि जितने नोट्स वगैरह अलग से देने थे वो भी मैंने डाल दिए, जो पास्ट पेपर के सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली अपने फॉर्मेट के वो डाल दिए। तो अब मैं कह रहा हूँ कि हाँ, ये बुक लेनी है। क्योंकि मैंने अब इसमें से ही चीज़ें पढ़ा रहा हूँगा, प्रैक्टिस करा रहा हूँगा, उसके अलावा जो नोट्स कुछ हैं जो बोर्ड पे नहीं लिख पाऊँगा, अलग से नोट्स होते थे, वो अब इस बुक के अंदर डाले मैं। और एक बात और की थी, ये भी अगेन जो खास तौर पे ऑनलाइन में जो रिपीटर बच्चे होते हैं, कि मैं आईकैप की बुक से ना कुछ चीज़ें मार्क करवा दिया करता हूँ जो थ्योरेटिकली इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो मैंने वो भी चुन-चुन के इसमें डाल दी। तो इसलिए अब मैं कह रहा हूँ कि हाँ, अब बुक लेनी है। अब मैं पास्ट पेपर्स पे नहीं डाल रहा। फिर भी अगर कोई ज़िद्दी इंसान कहे जी हमने पास्ट पेपर पे रहना है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अटेम्प्ट बताया ही करूँगा जब भी प्रैक्टिस कराया करूँगा। तो फिर भी अगर कोई रहना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ इस दफ़ा, इस सेशन में पहली दफ़ा, कि ये बुक पे आइएगा। और इस स्टडी मटीरियल से रिलेटेड किसी ने कुछ सवाल पूछना हो तो पूछें, फिर हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। चलें, किसी ने कुछ नहीं पूछना। हाय! अच्छा, अभी जो बात चलने लगी है ना, ये अभी 2-3 दिन चलाऊँगा मैं। ये आप लोगों ने आई एम श्योर कि पीआरसी में पढ़ी हुई हैं। लेकिन चूँकि कॉस्ट में इन चीज़ों को मैंने इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो इनको, ये कोई चैप्टर नहीं है, इसको आप ये कह दें कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल होने हैं। चैप्टर नहीं है ये कोई, बस मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ परसेंटेज की कैलकुलेशन सिखाऊंगा, कोई इंक्रीज डिक्रीज वगैरह। तो ये कैलकुलेशन है जो सारी कॉस्ट में चलती रहेंगी, ताकि जब भी आप आगे जाके कोई इस तरह की बोंगी मारा कर, तो मैं कहूंगा ये बात मैंने पहले बताई हुई है। वो पहला लेक्चर देखो जाके नोट्स। तो इसलिए शुरू में मैं इस तरह की कैलकुलेशंस बता रहा हूं आपको। तो ये ऑफिशियली अभी कॉस्ट के किसी चैप्टर से शुरू नहीं किया मैंने, अभी मैं बुक पे नहीं आया। जिन्होंने पीआरसी का रिजल्ट वेट करना है वो कर लें बेशक, उसके बाद बुक ले लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ आपको खुद से ही चीजें बता रहा हूं और खुद ही से कुछ सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा तो कराऊंगा। अभी बुक पे नहीं आया, अभी 2-3 दिन ऐसे ही चलेगा। अच्छा, ये चीजें आपने ना पीआरसी में बेशक पढ़ी हुई हैं, लेकिन चूंकि ना ये बहुत बेसिक चीजें हैं बेटे, ये कॉस्ट में जरूरी हैं। अगर आपको परसेंटेज की कैलकुलेशन नहीं आती ना, तो फिर कॉस्ट में चलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अगर आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन चीजों में बहुत उलझते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकते, परसेंटेज अप्लाई नहीं कर सकते, फिर बहुत मुश्किल होगी। इसलिए बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूं कि अभी जो मैं 3-4 दिन के अंदर ये बेसिक कैलकुलेशंस बताऊंगा, इसमें किसी ने कुछ पूछना हो तो साथ साथ पूछते रहना, कोई चीज समझ ना आए तो पूछना, शर्माते ना रह जाना, ठीक है? सबसे बात कर रहा हूँ, सारे दाढ़ी वाले भी, बगैर दाढ़ी वाले भी, सब।
बिजनेस की जिंदगी का मकसद प्रॉफिट कमाना। अच्छा, बिजनेस जब प्रॉफिट कमाएगा तो उसके लिए अगर कोई छोटा सा बिजनेस है, जैसे अगर कोई छोटी सी दुकान है, तो वही दुकानदार जो दुकान का मालिक है वही बेच भी रहा है, वही कैश भी कलेक्ट कर रहा है, और वही जो है वो हिसाब किताब भी लिख रहा है, बल्कि उसको भी क्या जरूरत है, जबानी रख रहा है याद। लेकिन जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती जाएगी उतने ज्यादा लोग शामिल हो जाएंगे। जैसे अगर आपने किसी स्कूल लाइफ में किसी टीचर से उनके घर ट्यूशन पढ़ी हो जाके, तो दरवाजा खोलने वाले भी टीचर ही थे, कमरे में बैठाने वाले भी टीचर, पैसे भी वही लेके जेब में डालते थे, दरवाजा बंद करने कुंडी भी वही लगाते थे आके। लेकिन अब जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे तो गार्ड और हैं, सिक्योरिटी के लोग और हैं, सफाई के लोग और हैं, मार्केटिंग के लोग और हैं, एडमिशन के लोग और हैं, टीचर स्टाफ और है। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती जाती है उतना फिर उनका काम फैलता जाता है, तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे एचआर डिपार्टमेंट होगा, कोई इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है ना पीआरसी में, इस तरह की चीजें पढ़ी हैं उसमें। एचआर डिपार्टमेंट है, इसका काम क्या होता होगा? ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉइज को डील करना। अच्छा, इसी तरह से कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, ये हमारी रोजी रोटी वाला, इसका क्या काम होगा? ये अकाउंटिंग देखते होंगे। फिर इसी तरह से हो सकता है कि एक आईटी डिपार्टमेंट होगा, ये तो चलो नाम से ही आइडिया हो रहा है क्या करते होंगे। फिर हो सकता है कोई सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो। अब ये इस तरह के ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। मकसद क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रही है, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स वो काम संभाल रहे हो। हमारी डिस्कशन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेनली इन एरियाज में नहीं है। हमारी जो डिस्कशन है ना कॉस्ट में, ज्यादातर वो फैक्ट्री से रिलेटेड हुआ करेगी। हम लोग मेनली फैक्ट्री की बात करेंगे। फैक्ट्री में क्या होता होगा? प्रोडक्शन होती होगी, गुड्स की, प्रोडक्ट बनता होगा। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादातर डिस्कशन हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड है। बिजनेस की जिंदगी का मकसद है प्रॉफिट कमाना। और बिजनेस क्या करके प्रॉफिट कमा रहा होगा? ज्यादातर बिजनेसेस गुड सेल किया करते हैं, या फिर हैं सर्विसेज देते हैं। इसको अगर मैं और तोड़ लूं तो जो गुड्स बेचते हैं, या तो वो गुड्स खरीद के बेचते हैं या फिर वो गुड्स बना के बेचते हैं। अच्छा, इसको अगर हम और तोड़ लें तो ट्रेडिंग बिजनेस वाले क्या करते हैं? गुड्स खरीदते हैं और सेल करते हैं, और इसी में इनका प्रॉफिट है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो एक रॉ मटेरियल नाम की चीज खरीदता है। ये लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इस रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजारते हैं। फिर इससे गुजर के जो चीज बनती है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। इसको फिनिश गुड्स भी कहते हैं। ये बेचते हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस क्या कर रहा है? गुड्स बना के बेच रहा है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस गुड्स बेच रहा है, लेकिन वो गुड्स उसके पास आ कहां से रही हैं? मटेरियल खरीद रहा है, उस मटेरियल से प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजार के प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बेचता है। और ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ये है, ठीक है। ये वाला काम फैक्ट्री में हो रहा है। तो हमने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है उसमें हमारी ज्यादा डिस्कशन इस एरिया में है। ये हरा हरा नीला नीला। सर्विसेज, शायद कोई सवाल सर्विसेज से रिलेटेड मिल जाए। ट्रेडिंग बिजनेस, हाँ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमने एक चैप्टर पढ़ना है, उसमें थोड़ा बहुत ट्रेडिंग है। उसके अलावा ज्यादातर हमारी सारी डिस्कशन इसके ऊपर है। तो बिजनेसेस का मकसद है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए वो जो भी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फैक्ट्री वो डिपार्टमेंट, फैक्ट्री वो फंक्शन होता है जिसका काम होता है गुड्स बनाना।
यही चीज मैंने थोड़े डिफरेंट तरीके से यहां एक्सप्लेन की है। तो हम लोग सीएमए के अंदर ज्यादातर डिस्कशन इस एरिया में कर रहे होंगे। अगर इसको नोट करना है कर लें, नहीं करना कोई बात नहीं। यहां तक कोई परेशानी, सवाल, कोई तकलीफ? अच्छा, वैसे ना लेक्चर नोट करना चाहिए, आदत डालें। लेकिन अगर आप पिक एंड चूज करेंगे ना, अच्छा ये लिख लेते हैं फलाना नहीं लिखते, तो फिर मिस हो जाती हैं चीजें। तो इसलिए बेहतर होता है कि लिख लिया करें। और ये जो फोटोग्राफर होते हैं ना, इनकी तस्वीरें ना फिर मिक्स हो जाती हैं, वो भूल जाते हैं कि कौन सा लेक्चर था, कौन सी डीपी लगानी थी, कौन सी फॉरवर्ड करनी थी। तो वो फिर उसका हिसाब किताब पूरा रखा करें। तो वैसे तो अच्छा है लेक्चर नोट कर लिया करें, फायदा होता है। बेशक आसान चीज हो, लिख लिया करें। हैं? लिख लेते हैं ना, ठीक, चलो ठीक है। अच्छा, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, इसमें मैंने आपसे जो दो तीन चीजें डिस्कस करनी है, हेडिंग्स दे दूंगा। एक मैं चीज अभी डिस्कस करने लगा हूं कि फैक्ट्री में जो खर्चे हो रहे होते हैं उनकी टाइप्स क्या क्या हैं। एक ये चीज डिस्कस करूंगा, फिर उसके अलावा ये डिस्कशन मंडे तक भी चलेगी। फिर मैं आपसे ना कुछ कैलकुलेशंस डिस्कस करूंगा, कोई परसेंटेजेस की स्पेशली। ये दो काम मेनली मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से आपको कराने हैं। उसके बाद फिर हम लोग ऑफिशियली कॉस्ट शुरू करेंगे। तो अब मैं आपको फैक्ट्री में होने वाले जितने भी खर्चे हैं उनकी टाइप्स बताने लगा हूं। ये बता दूं, अच्छा वैसे कॉस्ट की तादाद में ना कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होता। FAR 2 में बहुत फर्क पड़ जाता है, रिजल्ट के बाद आ भी जाते हैं लोग, पुराने चले भी बहुत जाते हैं। कॉस्ट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो कुछ दूर दराज बैठे हुए लोग हैं या जिनको लगता है कि रश ज्यादा है, पढ़ना तो बेटे आपने ही है ना। ठीक है, अगर आप मुझसे बहुत दूर बैठे हुए हैं और आपको कनेक्शन की कमी लग रही है और से आप पढ़ाई छोड़ना शुरू कर देंगे तो नुकसान आपका होगा। सारे लोग मेरे लिए प्यारे हैं, सब मेरे लिए जो है ना इक्वल लोग हैं। चाहे आप दूर बैठे हैं चाहे करीब बैठे हैं, मेरे लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपके घर वाले चाहे आपको लिफ्ट ना कराते हो, रोटी भी ना मिलती हो मांगने से हैं, लेकिन मेरे लिए आप लोग जो है ना वो कीमती हैं। तो इसलिए रश है तो क्या पढ़ना है ना, तो इसलिए फोकस रह के चलिएगा। अच्छा, एक गुजारिश और है, ये मुझे हर दफा ना गर्मियों के सेशन में करनी पड़ती है। हमारी नौजवान नस्ल सादगी और गंदगी दोनों को एक चीज समझते हैं। सादगी और चीज है, गंदगी और चीज है। और हॉस्टल के बच्चों में ये बात ज्यादा होती है क्योंकि अम्मी होती नहीं है कहने वाली। तो नहाना, कपड़े धोना, ये ज्यादा बॉदर नहीं करते। और रमजान में तो चलो ठीक है, डिफरेंट चीज है, लेकिन आम दिनों में भी ब्रश टूथब्रश इसका तो कुछ इस्तेमाल करते नहीं है। क्योंकि जब यहाँ मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के सवाल पूछते हैं ना, तो मुझे फिर अंदाजा हो रहा होता है वैरायटियां तरह तरह की। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि अभी गर्मियों के सेशन में ना बेटा, देखो कुदरती बात है कि इंसान के जिस्म में गलाजतें हैं। कुदरती बात है, इंसान के जिस्म में गलाजतें हैं। पेशाब पखाना इंसान ने करना है, पसीने में बदबू होनी है, मुंह की बदबू होनी है, इंसान की फितरी चीज है। लेकिन दूसरों को क्यों बताएं ये बातें, मतलब दूसरों को क्यों पहुंचाएं? तो गर्मियों में खास तौर पे इसका ख्याल रखिएगा। अभी मौसम आजकल अच्छा है, लेकिन कुछ ही अरसे में गर्मी बढ़ जाएगी। 3 बज रहे हैं, 3, धूप उरूज पे होगी। और ऐसे में जब आप लोगों को नहाने का, कपड़े को धोने का ख्याल नहीं रखा होगा, डिओड्रेंट यूज नहीं करते होंगे, तो क्लास के अंदर ना बहुत मुश्किल इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि गर्मियों में खास एहतमाम करना है इस बात का, सफाई का, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। ये बचपन से रट्टा लगाया होगा तो वो वाकई है। तो सादगी और गंदगी में फर्क है, ख्याल करना यार है। भूल गया मैं क्या बताने लगा था। हाँ, टाइप्स ऑफ कॉस्ट बताने लगा था।
इसको टाइप्स कह लें, इसको क्लासिफिकेशन कह लें ऑफ कॉस्ट्स। पहले मैं करने लगा हूं ये चीज डिस्कस। ये जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स नाम दिया ना, हेडिंग, ये कोई चैप्टर नहीं है। मैं आपको कॉस्ट से पहले कुछ छोटी मोटी चीजें करवा रहा हूं जो आपने, उम्मीद है कि पीआरसी में सब सीखी हुई हैं, लेकिन मैं इंश्योर कर रहा हूं कि नहीं आपको ये आती हैं, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं। तो कॉस्ट की कुछ क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। ये कॉस्ट में अब जितना भी रहता है सिलेबस, उसमें ये ऑन एंड ऑफ होंगे इस्तेमाल। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट, कॉस्ट इंग्लिश का वर्ड है, कॉस्ट है, लागत है, खर्चा है। तो गाड़ी खरीदना भी कॉस्ट है, गाड़ी की भी कॉस्ट है, और पेट्रोल डलवाना भी कॉस्ट है। तो यहां पर हम कौन सी बात कर रहे हैं, गाड़ी खरीदने वाली कॉस्ट की कि पेट्रोल डलवाने वाली कॉस्ट की? हम यहां पर एक्सपेंसेस वाली कॉस्ट की बात कर रहे हैं। चूंकि सब्जेक्ट है ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसलिए नाम कॉस्ट ज्यादातर आया करेगा। अदरवाइज ये जो अभी फिलहाल मैं आपको चीज पढ़ाने लगा हूं, यहां हम एक्सपेंसेस डिस्कस करने लगे। मैं लिख भी देता हूं ये बात। मैं यहां पर कॉस्ट का जो वर्ड लिखा है, इससे मुराद है एक्सपेंसेस। वरना बिल्डिंग की भी कॉस्ट होती है, प्लांट एंड मशीनरी की भी कॉस्ट होती है, वो नहीं पढ़ा रहा यहां पर। हम कॉस्ट कह रहे हैं एक्सपेंसेस को, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, यूटिलिटी की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट, रिपेयर की कॉस्ट। तो यहां पर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे हैं कॉस्ट की। किन की कॉस्ट? क्या बात हो रही है? एक्सपेंसेस। तो हम एक्सपेंसेस की टाइप्स पढ़ने लगे हैं। और ये जो मैं यहां से डिस्कशन करूंगा ना, इसका मेन मकसद, जो सारा एरिया ऑफ डिस्कशन है, वो मेनली बात हो रही है फैक्ट्री की। ये मैंने अभी भी बताया था कि हम लोग ना अब इस पेपर के अंदर ज्यादा डिस्कशन ये फैक्ट्री रिलेटेड चीजों की कर रहे हुआ करेंगे। तो कॉस्ट्स की, या इन अदर वर्ड्स एक्सपेंसेस की, आपको मैं कुछ टाइप्स बताने लगा हूं। जब भी किसी चीज की टाइप्स होती है ना, तो यह जानना जरूरी होता है कि किस एतबार से टाइप्स। जैसे आप यहां स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर मैंने ये फैसला करना हो कि स्टूडेंट्स कितनी तरह के, इनकी टाइप्स क्या हैं, किस एतबार से? जेंडर के एतबार से, लाइक ना लाइक होने के एतबार से, जो है वो सेहत के एतबार से, एज के एतबार से, लाहौर आउट ऑफ लाहौर के एतबार से, फर्स्ट अटेम्प्टर के एतबार से। तो एक गिवन पॉपुलेशन को अगर कुछ क्लासेस में बांटना हो, तो क्या इंपॉर्टेंट है जानना कि किस एतबार से बांटना है। तो हम लोग ये जो कॉस्ट की टाइप्स पढ़ने लगे हैं, इनमें पहली जो कैटेगरी है या पहली जो क्लासिफिकेशन है, वो मैं बताने लगा हूं टाइप्स। किस एतबार से? विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन विद प्रोडक्ट, कि इसका प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन है। ये सारी बातें हम यहां कर रहे हैं, ठीक है। सारी डिस्कशन अभी फैक्ट्री की हो रही है कि फैक्ट्री के अंदर जो खर्चे हैं। अच्छा, फैक्ट्री के अंदर क्या क्या खर्चे हैं? ठीक है, जरा फैक्ट्री में चलते हैं, इमेजिन करते हैं किसी बड़ी फैक्ट्री में चलते हैं। पहुंच गए जी, क्या है वहां है? फैक्ट्री के अंदर गए, क्या हो रहा है वहां? क्या नजर आ रहा है? बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नजर आ रही हैं मुझे तो। अच्छा, उसमें बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जो हैं वो हॉल्स हैं, और वो जो लोग काम कर रहे हैं, वो मशीनें ऑपरेट करने वाले भी हैं, उनके हेल्पर्स भी हैं, और चल फिर बहुत सारे वो लोग सिगरेट भी पी रहे हैं उधर, और वो चाय भी पी रहे हैं, और एक ऑफिस में जो है सुपरवाइजर बैठे हुए हैं, वो उधर। अच्छा, अब ये जो बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, इनके खर्चों की बात करते हैं। क्या खर्चा हो रहा होगा? उन मशीनरी की फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी होगी, और रिपेयर मेंटेनेंस होगी, और वो जो काम हो रहा है इतना सारा, क्या काम हो रहा है? रॉ मटेरियल खरीद के उन मशीनों में डाला जा रहा है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उन वर्कर्स को पैसे दे रहे हैं, उनको वेजेस दे रहे हैं, फिर मशीनों की रिपेयर मेंटेनेंस है, मशीनों की डेप्रिसिएशन है, उस पूरी फैक्ट्री का कोई किराया हो सकता है, वहां के जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके हेल्पिंग के लोग हो सकते हैं, उनके सुपरवाइजरी स्टाफ हो सकता है। तो ये जो सारा कुछ फैक्ट्री में हो रहा है, इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। वो सारे एक्सपेंसेस अगर इस एतबार से बांटे जाएं, किस एतबार से, कि प्रोडक्ट से उनका ताल्लुक है या नहीं है, तो ये होते हैं दो तरह के। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट,
और एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? बिजनेस जो प्रोडक्ट बेचता है, अच्छा कभी मैं ना प्रोडक्ट कह रहा हूंगा, कभी फिनिश गुड्स कह रहा हूंगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट फिनिश गुड। बिजनेस जो प्रोडक्ट बेचता है उसका कोई ना कोई यूनिट होगा। जैसे अगर बिजनेस स्टैंडर्ड साइज की ऑफिस चेयर्स बेचता है, तो उन चेयर्स की क्वांटिटी के लिए यूनिट क्या इस्तेमाल हो रहा होगा? नंबर। नंबर मतलब चेयर्स की तादाद, एक चेयर, दो चेयर, तीन चेयर। अगर बिजनेस कोई केमिकल बेचता है जो कि लिक्विड पोजीशन में है, हो सकता है लीटर्स में मैयर होता, तो लीटर उसका एक यूनिट है। हो सकता है कपड़ा बेचते हैं तो मीटर, गज, कुछ भी हो सकता है, पूरा पूरा थान उसका हिसाब हो सकता है। इसी तरह से अगर कोई चीज दो दो की जोड़ी है, यानी जूते अगर बनाते हैं, पेयर्स हो सकते हैं। तो बिजनेसेस जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसका कोई ना कोई मेजरमेंट यूनिट होगा। बिजनेस, जाग रहे हैं? बिजनेस फैक्ट्री में, ये सारी फैक्ट्री है, बिजनेस इस फैक्ट्री में ये जो प्रोडक्ट बना रहा है, इस फैक्ट्री के कुछ खर्चे होंगे जो प्रोडक्ट बनने से रिलेटेड है, और बाकी इससे रिलेटेड नहीं होंगे, बस फैक्ट्री में हो रहे होंगे। जैसे अगर अभी बेशक यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूं, इस कॉलेज का प्रोडक्ट क्या है? सर को टीचिंग है ना। टीचिंग आप तक पहुंचाने के लिए डायरेक्टली क्या 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 चीज इन्वॉल्व है? मैं टीचर, लेबर इन्वॉल्व है, वर्कर गरीब आदमी मैं इन्वॉल्व हूं, जो 200-250 रुपए देते हैं मैं हूं। तो अच्छा, और डायरेक्टली इस कोचिंग के साथ जो रिलेटेड है, क्योंकि मैं मिसाल आपको ये मैन्युफैक्चरिंग की नहीं दे रहा ना, इसलिए एग्जैक्टली आप उसको इन नामों से नहीं पहचान सकते, लेकिन मैं जो असल में पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, जो आपको टीचिंग की सर्विस मिल रही है, उस सर्विस में डायरेक्टली क्या चीज इंगेज्ड है? मैं टीचर की रेम्यूनरेशन और मार्कर, इनकी इंक, ये इन्वॉल्व हो रही है ना। हां, इसकी सपोर्ट के लिए बाहर गार्ड भी है, फिर ये रिपेयर मेंटेनेंस वाला स्टाफ भी है, ये भी सब इस पूरे कॉलेज से रिलेटेड है। लेकिन जो सर्विस आप तक पहुंच रही है उसमें डायरेक्टली ये माइक इन्वॉल्व है, ये जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं ये कैमरा रिकॉर्डिंग इन्वॉल्व है, मेरी आवाज, मेरे पैसे हैं, ये मार्कर की कॉस्ट है, इसकी रिपेयर मेंटेनेंस है। तो जो भी बिजनेस प्रोडक्ट बना रहा होगा, उस फैक्ट्री में होने वाले खर्चे कुछ होंगे जो उस प्रोडक्ट के बनने से एंगेज्ड होंगे, बाकी बस हो रहे होंगे। तो वो खर्चा, सारों से बात कर रहा हूं सब, वो खर्चा जो प्रोडक्ट बनाने से इतना जबरदस्त तरीके से डायरेक्टली रिलेटेड है कि एक यूनिट बनाने में कितना लगता है, ये मैनेजमेंट को पक्का पता है। लंबी बात हो गई, दोबारा बताता हूं। अगर एक बिजनेस है जो स्टैंडर्ड साइज की लेदर जैकेट्स बनाता है, तो लेदर जैकेट बनाने के लिए स्टैंडर्ड साइज है, कितना लेदर लगता होगा ये नहीं पता होगा, तो कैसे बना देते होंगे? पता होगा। एक जैकेट के लिए लेट से 2 गज लेदर लगता है, तो पता है कि कितना लेदर लगता है। एक जिप लगती है, पता है कितने रुपए की जिप है। जैकेट जिस वर्कर से सिलवाते हैं उसको एक जैकेट सीने का 2,000 रुपए देते हैं, पता है एक जैकेट सिलने का कितना खर्चा आ रहा है। तो वो खर्चे जो प्रोडक्ट के एक यूनिट के साथ हम मुकम्मल ट्रेस आउट कर सकते हैं, वो खर्चे डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट वो खर्चे हैं जो प्रोडक्ट के एक यूनिट के साथ इतने डायरेक्टली इंगेज्ड हैं, तभी तो पता चल पा रहा है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना। जैसे मैंने लेदर जैकेट की मिसाल दी, तो क्या मैनेजमेंट को यह नहीं पता होगा कि एक जैकेट के लिए कितने का चमड़ा लगता है? पता होगा ना। क्यों पता होगा? क्यों पता होगा कि कितने का चमड़ा लगता है? ये क्यों एक्यूरेटली जान पाएंगे कि कितने रुपए का चमड़ा? नहीं नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट कहां से आ गई?
नहीं, मैं जो सुनना चाह रहा हूं वो नहीं मुझे मिला, दोबारा पूछता हूं। एक लेदर जैकेट है, मैनेजमेंट ये क्यों एक्यूरेटली जान पा रही है कि एक जैकेट के लिए कितने रुपए का लेदर लग रहा है? क्योंकि उसका साइज स्पेसिफिक है कि इसमें 2.5 गज लगना है लेदर, पता है एक लेदर का 1 गज कितने का होता है, डायरेक्टली रिलेटेड है 2.5 गज का लेदर लग रहा है या स्क्वायर फुट इतना लेदर लग रहा है। तो इसके लिए ये आसानी से कैलकुलेशन हो सकती है, और बात आसानी की कैलकुलेशन की नहीं है, वो तो कैलकुलेटर ने बताना है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो सकती है कि एक जैकेट के लिए कितने का लेदर, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है। इसी तरह अगर हर जैकेट में एक जिप लगती है 400 रुपए वाली, तो ये 400 रुपए डायरेक्ट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि एक्यूरेटली पता है कि एक जैकेट में 400 रुपए की जिप लग रही है, पता है, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। अगर जैकेट्स हमारे वर्कर्स सीते हैं और हर वर्कर को पर जैकेट 500 रुपए सिलाई देते हैं, तो उस वर्कर की वेज डायरेक्ट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि एक्यूरेटली पता है कि एक यूनिट के लिए कितना, तो वो खर्चे जो हमें एक्यूरेटली पता है, हम पूरा ट्रेस आउट कर सकते हैं कि एक यूनिट के लिए कितना, उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इसकी एक और मिसाल जो कि एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की नहीं है, सिर्फ पॉइंट समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। आप जो ये कॉस्ट का सिलेबस पढ़ रहे हैं क्या कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं? सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहा हूं, टोटल खर्चे मिला लें अगर, टोटल है, फीस हो गई, ठीक है, पूरा कॉस्ट पास करने तक की बात कर रहा हूं, कॉलेज की फीस हो गई, और है बुक्स हो गई, और स्टेशनरी हो गई, और है खाना पीना हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन, और पास करने तक आई कैप की एग्जाम फीस है। अच्छा, अब ये जितने खर्चे हैं, इनमें से जो इस पेपर की कॉलेज को फीस दी है, वो पक्का पक्का पता है कि इसी के लिए 25,000 है। जो उसी एक पेपर की आई कैप की एग्जाम फीस है, पता है इसी के लिए 2,000 एग्जाम फीस है। कितनी है? चलें जितनी भी है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एग्जैक्टली कॉस्ट से आप रिलेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप तो लॉ भी पढ़ने आ रहे हैं, एक दिन लॉ पढ़ने आ रहे हैं, उसकी डबल क्लास हो रही है, हो सकता है उनकी कॉस्ट की क्लास ही ना हो, तो ट्रांसपोर्टेशन को आप एग्जैक्टली रिलेट नहीं कर पा रहे। इसी तरह से जो स्टेशनरी का खर्चा है, रजिस्टर है, पेन है, वो एग्जैक्टली रिलेट कर पा रहे हैं कि कॉस्ट के लिए कितना, अनलेस के सिर्फ पढ़ी कॉस्ट रहे हो, नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि यही स्टेशनरी, यही पेन लॉ के लिए भी इस्तेमाल होना है, यही पेन FAR 2 के लिए भी इस्तेमाल होना है, कैलकुलेटर वो भी दोनों के लिए इस्तेमाल होना है, खाना पीना, ये जो आज 2 रोटियां खाई, इनमें से पौनी रोटी जो है वो आज नहीं, आज तो रोजा है, ये FAR 2 वाली जो एनर्जी इस्तेमाल हुई थी उसके लिए है, और जो सवा रोटी है वो इसके लिए इस्तेमाल हुई थी, नहीं रिलेट कर सकते। तो जितने भी खर्चे हो रहे हैं, सिर्फ वो खर्चे जो एक्यूरेटली ट्रेस कर सकते हैं कि एक यूनिट के लिए कितना, उनको डायरेक्ट कहते हैं। और आपने PRC में ये 3 मिसालें पढ़ी होंगी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा PRC? क्या क्या? पुरानी बात है, शायद याद हो किसी, चलो कोई बात नहीं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और बस डायरेक्ट एक्सपेंस मैं नहीं लिख रहा क्योंकि कॉस्ट के सब्जेक्ट के अंदर जितनी भी हमने सारी कॉस्ट पढ़नी है उसमें मेनली बस ये 2 ही हैं डायरेक्ट कॉस्ट। वो चूंकि आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था ना, तो कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी थे। हमने चूंकि यहां पर मेनली बात करनी ही मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की है, तो इसमें डायरेक्ट कॉस्ट ये 2 ही होती हैं। बहुत कम चांस है कि इन दोनों के अलावा भी कोई डायरेक्ट कॉस्ट हो, इस वजह से आपको बस ये 2 ही मिलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो कि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम एक्यूरेटली ट्रेस कर सकें, उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, एक फैक्ट्री है, उसका महीने का रेंट है 15 लाख रुपए, और उस महीने में 1 लाख यूनिट्स बनाए, तो पर यूनिट रेंट 15 रुपए आ तो गया, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन 15 लाख को 1 लाख से डिवाइड किया तो 15 रुपए आ गया। नहीं, लेकिन कैलकुलेटर ने तो बुरा भला नहीं कहा क्या कर रहे हो, उस पर हमने लिखा 15 लाख
डिवाइडेड बाय 1 लाख, इक्वल दबाया, उसने 15 बता दिया, तो निकल तो आया। कोई मुश्किल तो नहीं, कोई बटन दबाने में तकलीफ तो नहीं हुई। तो कैलकुलेट तो सब कुछ कर देगा कैलकुलेटर, उसमें तो सारे खर्चों को यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आ ही जाएंगे। इससे नहीं फैसला होता डायरेक्ट कॉस्ट का, क्योंकि कुछ ये जो मैंने भी बात की है, हो सकता है मैं ना करता तो कोई खुद भी सोच सकता था कि ऐसे तो अगर हम रेंट को भी यूनिट से डिवाइड कर लें तो पर यूनिट रेंट आ जाएगा। अगर हम फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी 8 लाख रुपए उसकी सैलरी है, इस साल में 2000 यूनिट्स बनाए, तो अगर हम 8 लाख को 2000 से डिवाइड कर दें तो पर यूनिट तो आ ही जाएगी। लेकिन क्या फैक्ट्री मैनेजर की 8 लाख रुपए सैलरी रिलेट हो सकती है कि एक यूनिट के लिए कितनी? क्या डायरेक्टली ट्रेस हो सकती है? नहीं, वो है ही नहीं भाई, प्रोडक्शन से लिंक्ड ही नहीं है। वो तो फैक्ट्री की और चीजों को देख रहा है, उसको तो महीने की तनख्वाह मिलनी है। अब उस महीने में थोड़े यूनिट्स बने, ज्यादा यूनिट्स बने, उनको तो महीने की 8 लाख तनख्वाह मिलनी है। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो खर्चा होता है जो प्रोडक्ट के एक यूनिट से फुली ट्रेस हो सकता है जी? ओके। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये दो ही मिसालें हैं इसकी, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। और जो ये नहीं हो सकता वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो दूसरी टाइप हो गई इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट वो खर्चे होंगे जो कैन नॉट फुली ट्रेस्ड टू वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। मेनली चूंकि हम फैक्ट्री के खर्चों की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए मिसालों में भी मैं फैक्ट्री ही रखूंगा। कपड़ा बनना है, उस कपड़े के लिए बिजनेस रॉ मटेरियल धागा खरीदेगा और उस धागे को मुख्तलिफ मशीनों से गुजार के कपड़ा बना लेंगे। तो वो जो धागा होगा कपड़ा बनाने के लिए वो ये है, और जो मशीनों पे लोग काम कर रहे होंगे या जो कपड़े की बुनाई के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे उनकी वेजेस ये हो गई। वेजेस समझते ना, वर्कर्स की तनख्वाह कह लें। लेकिन ज्यादातर जो सैलरी का वर्ड यूज होता है वो नॉन प्रोडक्शन लोगों के लिए होता है ज्यादातर, क्योंकि उनको महीने के हिसाब से सैलरी मिल रही होती है। जो प्रोडक्शन के लोग होते हैं ना, आगे हमने एक चैप्टर लेबर का भी पढ़ना है, या तो उनको आवर्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं या यूनिट्स के हिसाब से मिलते हैं, ज्यादातर ऐसा ही होता है, इसलिए उनके पैसों को वेजेस कह रहे होते हैं। सैलरी मोस्टली महीने वाले लोगों को कहते हैं। तो प्रोडक्शन के जो लोग होते हैं ना उनकी वेजेस होती हैं, वेजेस। और इन दोनों के अलावा फैक्ट्री में जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है। कुछ 6-7 मिसालें लिख देता हूं, लेकिन वो ऐसे ही बस 6-7 हैं, असल में बहुत सारी हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री के एसेट्स की डेप्रिसिएशन, फ्यूल एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज हो गई, रेंट हो गया। अच्छा बहुत है, बस इतना कह देता हूं कि ऑल अदर फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब ये जो इतने सारी मिसालें हैं ना, मैंने तो बस लिखी 5-6 हैं, इन सब को मिला के, इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्ट कॉस्ट को कहते हैं फैक्ट्री ओवर हेड्स, और मजीद प्यार से अगर उनको बोलें तो FOH कहते हैं, FOH। अच्छा, अब इस डिस्कशन से 3 नाम याद करा रहा हूं आपको, अब से ऑनवर्ड कॉस्ट के अंदर ना ये 3 नाम बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। यानी फैक्ट्री के सारे खर्चे अगर इस एतबार से बांटे हों तो फैक्ट्री के सारे खर्चे 3 हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH।
यहां तक बताएं जो मैंने समझाने की कोशिश की है। कोई मसला परेशानी कोई सवाल है तो पूछें। फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या जी? अच्छा जी, बताता हूं। अच्छा, जिन लोगों ने FAR 1 पहले पढ़ी हुई है, तो FAR 1 के अंदर है स्टैंडर्ड्स, IAS। FAR 2 अगर पढ़ रहे हैं कोई साथ, तो स्टैंडर्ड है, IAS है, IFRS है। कोई चीज तभी स्टैंडर्डाइज हो पाती है जब लोग किसी बात पे मुत्तफिक हो जाएं, तो ही स्टैंडर्ड बनता है। कॉस्ट में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। क्या वजह होगी इसकी? है बहुत डिफरेंट लोगों की ओपिनियंस हैं। तो ये चूंकि बहुत डिफरेंसेस हैं, तो ये मुख्तलिफ किताबों में, मुख्तलिफ मुल्कों में डिफरेंट ओपिनियंस चलते हैं। तो जो मैं आपको सब पढ़ा रहा हूं, वो ICAP की बुक, पेपर्स, ICAP की रिकमेंडेड बुक्स, उन सबको निचोड़ के मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसलिए अभी जो मैं आपको, अभी बच्चे ने पूछा इनडायरेक्ट मटेरियल, तो जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, इसके अलावा भी लोगों की ओपिनियन है, लेकिन एक मुनासिब ओपिनियन है जो बता रहा हूं। काम की बात है, लिखनी हो तो लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। इतनी ज्यादा काम की होती तो मैं खुद ही लिख देता, तो इसलिए अगर ना लिखना हो तो भी कोई मसला नहीं है। मटेरियल कॉस्ट कहते हैं वो फिजिकल चीज जो कंज्यूम हो रही है, उसको मटेरियल कॉस्ट कहेंगे। कोई भी फिजिकल चीज जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, वो मटेरियल कॉस्ट है। अगर वो चीज प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाए, वो डायरेक्ट मटेरियल है, अदरवाइज इनडायरेक्ट मटेरियल है। दोबारा, मटेरियल कॉस्ट है कोई भी फिजिकल चीज जो फैक्ट्री में कंज्यूम हो रही है, वो मटेरियल कॉस्ट है। इवन के स्टेशनरी इस्तेमाल हो रही है, ये भी मटेरियल कॉस्ट है। अब वो मटेरियल जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है, जैसे मैंने जैकेट की मिसाल दी थी, तो जो उस जैकेट में लेदर लग रहा है, जो उसके नीचे फैब्रिक लग रहा है, जो उसके अंदर जिप लग रही है, जो उसमें बटन लग रहे हैं, ये सब डायरेक्ट मटेरियल है। और जैकेट्स बनने के बाद एक खास किस्म के स्प्रे से उन सब जैकेट्स को गुजारा जाता है, उनमें शाइन लाने के लिए। अब वो स्प्रे भी है तो एक फिजिकल चीज, लेकिन वो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है, वो जो स्प्रे हो रहा है और जैकेट्स गुजार रहे हैं उनके अंदर से, हैं? नहीं। तो वो जो स्प्रे है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह से अगर तो बड़ा कीमती धागा है, जैसे फुटबॉल है, अब फुटबॉल की सिलाई में जो धागा इस्तेमाल हो रहा है, वो धागा नहीं से बटन टांगते हैं, ये बड़ा खास किस्म का धागा होता है। अब ये महंगा धागा है, तो ये उस प्रोडक्ट, उस फुटबॉल का हिस्सा है, डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन जो आम शर्ट्स होती हैं, इनमें कितना धागा लग रहा है, किसी में मशीन स्लो चल रही होती, ज्यादा धागा लग जाता है, किसी में कम धागा लग रहा होता है, इमटेरियल सा होता है, तो इसको फिर इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। ये मैंने आखिरी बात थोड़ी मुश्किल कर दी, दोबारा बताता हूं। प्रोडक्ट का जो हिस्सा बन जाए, वो डायरेक्ट मटेरियल है, उसके अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल है। जैसे मैंने स्प्रे की, जागे जागे जागे, जैसे मैंने स्प्रे की मिसाल दी है कि प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ खास केमिकल्स में उनको भिगो के निकाला जाता हो, तो वो जो केमिकल्स हैं वो उस प्रोडक्ट का हिस्सा थोड़ी बन रहे हैं, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह से मशीनरी के अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, अब ये भी तो मटेरियल चीज ही है, लेकिन ये प्रोडक्ट का तो हिस्सा नहीं बन रहा, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन गया उसी को तो एग्जैक्टली पता चलेगा एक यूनिट के लिए कितना है जी। तो फिर तो वो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है ना, यानी जो प्रोडक्ट के ऊपर कलर हो रहा है वो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, ये चीजें बिजनेस की नेचर टू नेचर वेरी करेंगी। जैसे अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर स्प्रे हो रहा है बस, अब वो उतनी ही क्वांटिटी में स्प्रे हो रहा है, चाहे सामने 10 चेयर्स रखी हो, चाहे 12 चेयर्स रखी हो, चाहे 15 चेयर्स रखी हो, वो स्प्रे करे जा रहा है बस। अब उसमें एक चेयर के लिए कितना पेंट है ये नहीं पता चल सकता, तो फिर वो नहीं होगा डायरेक्ट। तो इसलिए बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। मोटी मोटी बात यही है कि जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन गया तभी तो पता चलेगा कि एक के लिए कितना, वो डायरेक्ट मटेरियल है, अदरवाइज जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो इनडायरेक्ट। जो वर्कर
काम कर रहा है, प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली इंगेज है, उसको या तो यूनिट के पैसे मिल रहे हैं या आवर्स के पैसे मिल रहे हैं, उसके पैसे डायरेक्ट वेजेस हैं। और जो साथ छोटा खड़ा हुआ है, छोटे फलानी चीज पकड़ा दे, चलो फलाना सामान पकड़ा दे, और वो जो बड़ा खड़ा हुआ है सुपरवाइजर, ये दोनों सपोर्टिंग है, ये इनडायरेक्ट लेबर है। ओके, तो फैक्ट्री के सारे खर्चे अगर उनका प्रोडक्ट के साथ ताल्लुक देखा जाए तो या तो डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट वो होते हैं जिनको प्रोडक्ट के एक यूनिट के साथ ट्रेस कर सकते हैं कि एक के लिए कितना वो डायरेक्ट है, और जो नहीं कर सकते वो इनडायरेक्ट है। और सारी चीज में अगर आपको कुछ भी ना याद रहे तो फाइनली बस एक चीज याद रख लें कि फैक्ट्री के सारे खर्चों में से 3 टाइप्स निकल आई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। और ये अगले चैप्टर्स में काम आएंगे। मैं आपको ना इनकी एक और कैटेगरी बताता हूं। ये आगे चैप्टर्स में होगी दोबारा डिस्कस, अभी मैंने चूंकि 3 नाम लिखे ही हैं इसलिए मैं अभी बता देता हूं। इन दोनों को मिला के प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं और इन दोनों को मिला के कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। ये अगले चैप्टर्स में आएंगे नाम। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इन दोनों के टोटल, जैसे अगर ये 3 लाख है, ये 2 लाख है, तो 5 लाख को कहेंगे प्राइम कॉस्ट, और अगर ये 2 लाख है, ये 4 लाख है, तो 6 लाख को कहेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। नजर आ रहा? ये भी वैसी बीच में बात आ गई तो कर दी, वरना अगले चैप्टर में ये नाम आएंगे दोबारा, कन्वर्जन कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट ज्यादातर आएगा, प्राइम कॉस्ट इक्का दुक्का दफा आएगा। सुपरवाइजर जो है फैक्ट्री का, उसे पर यूनिट के हिसाब से उसकी वेजेस और सैलरी मिल रही है। हाँ, यानी कि 1 यूनिट पर। अच्छा, वैसे ना ऐसा होता नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सुपरवाइजर ने वर्कर्स को सुपरवाइज करना है, तो उसके साथ ये मामला होता नहीं है कि कितने यूनिट्स, क्योंकि वो तो यूनिट्स बना ही नहीं रहा ना, उस बेचारे को यूनिट्स के साथ क्यों जोड़े, वो तो यूनिट्स ही नहीं बना रहा, वो तो लोगों को देख रहा है, सुपरवाइज कर रहा है कौन काम सही कर रहा है, कौन काम सही नहीं कर रहा। तो इसलिए प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल कि सुपरवाइजर को यूनिट्स के हिसाब से पैसे दे रहे हो। लेकिन चलो फिर भी अगर वैसी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन दे रहे हैं भी इसको यूनिट्स के हिसाब से, तो ठीक है, फिर वो डायरेक्ट लेबर होगा। लेकिन होता नहीं है ऐसा। डायरेक्ट लेबर में वही लोग होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व है। इससे रिलेटेड कोई सवाल? जाग नहीं रहे यार आप लोग, हैं कुछ सवाल ही नहीं कर रहा कोई, किसी का कोई सवाल नहीं? चलो ठीक है। ये अगर नोटेड तो नोटेड। एक टाइप्स बना लेते हैं, ये थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकल है, और ये आगे जब जब कॉस्ट चलती रहेगी ना, ये हल्की आंच पे पकती रहेंगी। मैं बेशक आज ये डिस्कशन कर रहा हूं, लेकिन इसने हल्की आंच पे पूरी कॉस्ट में पकते रहना है आस्ता आस्ता। रिलेशन नहीं, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर। किसकी टाइप्स क्या पढ़ रहे हैं हम? कॉस्ट की टाइप। कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री के खर्चों में से फैक्ट्री के खर्चों में जो जो भी खर्चे हैं हम उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये क्लासिफिकेशन इस एतबार से थी। अब इन्हीं खर्चों को हम एक और एतबार से क्लासिफाई करने लगे। जैसे अगर ये जो सामने 150 लोग बैठे हुए हैं, अगर इनकी क्लासिफिकेशन करनी है जेंडर के एतबार से, तो लेट्स से कि 110 लोग मेल्स और 40 लोग फीमेल्स। अब अगर इन्हीं लोगों की क्लासिफिकेशन करनी है फर्स्ट अटेम्प्टर और रिपीटर के एतबार से, तो अब वो कोई और 150 लोग हैं जिनकी बात कर रहे हैं? नहीं, इन्हीं लोगों की बात कर। ये वही लोग हैं जिनको पहले मेल फीमेल कहा था, या अगर कोई और भी बीच में आया तो ये वही लोग हैं जिनको मेल फीमेल कहा था। अब अगर इन्हीं लोगों की फर्स्ट अटेम्प्टर और रिपीटर के एतबार से क्लासिफिकेशन करनी होगी तो मेल फीमेल वाली बात खत्म हो गई। अब एक और नजरिया आ गया कि फर्स्ट अटेम्प्टर या रिपीटर। तो फैक्ट्री के सारे खर्चे, वही मटेरियल, लेबर वगैरह सब, जब हम उनको इस एतबार से देख रहे थे तो वो डायरेक्ट मटेरियल थे, डायरेक्ट लेबर थे और एफओएच थे। अब इन्हीं खर्चों को हम एक और एतबार से देखने लगे। ये भी आपने पढ़ा हुआ है पीआरसी के अंदर,
वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, थोड़ा सा। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो अभी हम वेरिएबल और फिक्स की बात करेंगे ना, इसको आपने ज्यादा दिल पे नहीं लेना, इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। हो सकता है जो समझाऊं क्लियर हो जाए, हो सकता है, उम्मीद है, कोशिश करूंगा। लेकिन अगर कुछ कमी रह भी गई, कुछ टेंशन नहीं लेनी। कॉस्ट के अंदर आपको ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल फैसले में नहीं डाला जाता कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, फिक्स कौन सी है, ये आपसे आसानी से पहचाना जाएगा। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इस चीज की, समझने की कोशिश करना। इतनी भी नहीं कि बिल्कुल ही टेंशन ना लें और समझे ही ना मैं क्या बता रहा हूं, समझें जो बता रहा हूं। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा गहराई में ना भी समझ पाए कोई बात नहीं, चलेगा काम। फिक्स्ड और वेरिएबल पढ़ा या और भी कुछ पढ़ा है? इन्हीं से रिलेटेड है। सेमी वेरिएबल और एक और पढ़ा होगा, स्टेप्ड कॉस्ट। तो ये जो स्टेप्ड कॉस्ट है, ये है सुने सुने नाम, स्टेप्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स्ड। ये जो स्टेप्ड कॉस्ट है ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट की ही एक नस्ल है, तो इसको तो साइड पे कर देते हैं। और वो जो सेमी वेरिएबल है, वो वेरिएबल और फिक्स दोनों को मिला के बोला जाता है, इसको भी साइड पे कर दें। तो दो चीजें समझाने लगा हूं, वेरिएबल और फिक्स्ड। अब ये जो वेरिएबल और फिक्स्ड की तमीज करनी है, यानी फैक्ट्री के सारे खर्चे, दोबारा, ये फैक्ट्री के सारे खर्चे थे, इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से देख लिया। अब ये डिस्कशन खत्म हो गई है। अब उन्हीं खर्चों को, यानी वही रेंट, वही लेबर, वही डायरेक्ट मटेरियल, वही डेप्रिसिएशन, उन्हीं चीजों को अब एक डिफरेंट अंदाज से देखने लगे हैं। तो फिर वो या तो वेरिएबल होंगे या फिक्स्ड होंगे। तो वेरिएबल फिक्स क्या है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? कंफ्यूजन हो गई? नहीं, वही सारे फैक्ट्री के खर्चे, यही 150 लोग, मेल फीमेल की बात करेंगे तो इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, और इन्हीं 150 लोगों को फर्स्ट अटेम्प्टर और रिपीटर के एतबार से बात करेंगे तो 25 रिपीटर हैं, 125 जो है वो फर्स्ट अटेम्प्टर है। ये वही उन्हीं 150 लोगों की बात हो रही है। तो फैक्ट्री के सारे खर्चे अगर इस एतबार से देखेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, और अगर फैक्ट्री के इन्हीं खर्चों को इस एतबार से देखेंगे तो फिक्स्ड और वेरिएबल। स्टेप जो है वो फिक्स्ड ही की एक नस्ल होती है, और सेमी वेरिएबल इन दोनों को मिला के बोला जाता है। तो असल में फिक्स्ड है और वेरिएबल है। अब ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल की हम डिस्कशन करने लगे हैं, इस डिस्कशन करने के काबिल होने के लिए 3 बुनियादी बातें समझनी जरूरी हैं। ये मैं ना बार बार बोलता रहूंगा, फिर जब बार बार बोल लूंगा फिर आप लिख भी लेना। जब तक आप तंग नहीं आ जाते तो मैं बोलता रहूंगा, बार बार बोलूंगा, रिपीट करूंगा ताकि पक्की हो बातें। जो फिक्स्ड और वेरिएबल, आज जब जमाइयां ले रहे हो ना तो फिर मुझे जो है ना वो लग रहा है मैं बड़ा जुल्म कर रहा हूं आपके ऊपर। जाग रहे हैं? बहुत गहरी बात होने लगी है। ये जो हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की तमीज करने लगे हैं, इसके लिए पहले 3 बुनियादी बातें जान लें। वो मैं तीनों रिपीट करूंगा, फिर लिखना भी। वेरिएबल फिक्स की जो हम तमीज करने लगे हैं उसके लिए 3 बुनियादी बातें बता रहा हूं। पहली बात, हम जो फिक्स्ड और वेरिएबल की तमीज कर रहे हैं खर्चों की, हम वो किसी एक इंडिविजुअल बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, हम किसी एक एसेट के, अभी लिखने की जल्दी ना करना, पहले ना मैं बार बार बोलूंगा, थोड़ी पिक्चर क्लियर हो फिर लिखना। ये जो हम फिक्स्ड और वेरिएबल की तमीज कर रहे हैं, पहली बात, ये किसी इंडिविजुअल यानी इंसान के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं, किसी एसेट को सामने रखते हुए कर सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट को सामने रखते हुए कर सकते हैं, पूरे बिजनेस को सामने रखते हुए कर सकते हैं। दोबारा नहीं, ये पहला पॉइंट बोला मैंने, ये मैंने भी पहला पॉइंट बोला है। दोबारा, फिक्स्ड और वेरिएबल की तमीज करने के लिए 3 बुनियादी बातें बता रहा हूं। पहली बात, ये जो हम फिक्स्ड वेरिएबल की तमीज करने लगे हैं, ये हम किसी इंडिविजुअल के हिसाब से भी देख सकते हैं, किसी एसेट के हिसाब से भी देख सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट के हिसाब से भी हो सकता है, किसी पूरे बिजनेस के हिसाब से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक सेल्समैन है, उसको हम कमीशन भी देते हैं, महीने के पैसे भी देते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि उस एक सेल्समैन के पैसे वेरिएबल हैं या फिक्स्ड हैं।
बिल्कुल जान सकते हैं। हम ये डिस्कशन किसी एक एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। एक डिलीवरी वैन है, गाड़ी, उसके खर्चे फिक्स्ड है या वेरिएबल है, हम ये जानना चाह रहे हैं, बिल्कुल जान सकते हैं। एक पूरा आईटी डिपार्टमेंट है, हम उस डिपार्टमेंट के खर्चों को जानना चाह रहे हैं कि फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, जान सकते हैं। हम पूरे बिजनेस को सामने रख के कहते हैं हम बिजनेस के खर्चों को वेरिएबल फिक्स कहना चाह रहे हैं, कह सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल और फिक्स्ड खर्चों की डिस्कशन है, पहली बात, ये किसी इंडिविजुअल या किसी एसेट या किसी डिपार्टमेंट या पूरे बिजनेस, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से की जा सकती है। हैं जी? फिक्स्ड और वेरिएबल की तमीज करने के लिए 3 बेसिक बातें बता रहा हूं। पहली बात मैंने कही है कि ये फिक्स्ड और वेरिएबल की डिस्कशन किसी इंडिविजुअल के लिहाज से भी हो सकती है, किसी एसेट के लिहाज से भी हो सकती है, किसी डिपार्टमेंट के लिहाज से भी हो सकती है और पूरे बिजनेस के लिहाज से भी हो सकती है। दोबारा, फिक्स्ड और वेरिएबल की डिस्कशन किसी इंडिविजुअल, किसी एसेट, किसी डिपार्टमेंट या पूरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है। अगर इतना लिखना चाहें तो लिख लें। अच्छा, क्या लिखेंगे? मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये जो वेरिएबल और फिक्स्ड की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, ये पहचानना कि रेंट वेरिएबल है या फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन वेरिएबल है या फिक्स्ड है, फ्यूल एंड पावर वेरिएबल है या फिक्स्ड है, खर्चों का फैसला करना है ना कि फिक्स्ड है कि वेरिएबल है। तो इस फैसला करने से पहले 3 बातें याद रखनी है। पहली बात यह है कि हम ये डिस्कशन वेरिएबल फिक्स्ड की किसी एक इंडिविजुअल पर्सन, किसी एक एसेट, किसी एक डिपार्टमेंट या पूरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। दूसरी बात, जिसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होंगे, किसके? जिसके, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अब ये जिस कौन कौन है? कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, पूरा बिजनेस भी हो सकता है। जिसके भी एतबार से कर रहे हैं, उसकी कोई ना कोई कोर एक्टिविटी होगी जो हमें पहचाननी है। दूसरा बुनियादी पॉइंट बता रहा हूं कि हम ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल का फैसला करने लगे हैं, ये जो मैंने भी यहां हेडिंग लिखी है ना, झाग रहे हैं ना, ये जो फिक्स वेरिएबल सिखा रहा हूं, फिक्स वेरिएबल की तमीज के लिए 3 बुनियादी बातें कहा है, पहले वो जाननी जरूरी है। पहली बात मैंने की है कि हम ये फिक्स वेरिएबल की डिस्कशन किसी इंडिविजुअल, इंसान, किसी एसेट, किसी डिपार्टमेंट या ओवरऑल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। और दूसरी बात मैंने की है कि इनमें से जिसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होंगे, उसकी कोई ना कोई कोर एक्टिविटी होगी जो हमें पहचाननी होगी। जैसे अगर फोटोकॉपी मशीन है, उसके लिए हम फिक्स्ड वेरिएबल खर्चे पहचानना चाह रहे हैं, तो फोटोकॉपी मशीन की कोर एक्टिविटी क्या है? फोटोकॉपीज करना, बिल्कुल ठीक है। अगर एक डिलीवरी वैन है या कोई भी गाड़ी है, ट्रक है, हम उसके खर्चों की वेरिएबल फिक्स की तमीज करना चाह रहे हैं, तो उस गाड़ी की कोर एक्टिविटी क्या है? चलना, चलना। अच्छा, इसी तरह से एक मशीन है, वो कटिंग करती है, स्टैंडर्ड पेस के साथ एक स्टैंडर्ड स्पीड है उसकी। उस मशीन के खर्चों की हम फिक्स्ड वेरिएबल की तमीज करना चाह रहे हैं, उस मशीन की कोर एक्टिविटी क्या है? कटिंग करना। तो हम जिस, अच्छा और बात, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चलो फैक्ट्री है, फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री, हम उस पूरी फैक्ट्री के खर्चों में फिक्स्ड वेरिएबल की तमीज करना चाह रहे हैं, पूरी फैक्ट्री को सामने रख के बात कर रहा हूं। उस फैक्ट्री की कोर एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन करना। तो दूसरी बात मैंने ये की है कि हम जिसके भी एतबार से फिक्स्ड वेरिएबल जानना चाह रहे हैं, उसकी कोई ना कोई कोर एक्टिविटी होगी जो हमने पहचाननी है। यहां तक भी आई बात समझ? यहां तक लिखा कुछ? तीसरी बात, ये जो हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल की डिस्कशन करेंगे, ये किसी एक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे होंगे। जैसे अगर हम 2022 ईयर की बात कर रहे हैं, तो फिर 2022 ईयर की बात हो रही है, फिर 23 और 21 बीच में नहीं है, यानी हम 22 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। दोबारा, हम ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल की डिस्कशन कर रहे हैं कि फिक्स्ड कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, ये सारी डिस्कशन फॉर अ गिवन पीरियड बात हो रही है। ये किसी एक पीरियड जो कि ज्यादातर साल होता है, उस पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। वो पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। यानी कॉस्ट के कुछ चैप्टर्स में हम देखेंगे
कि हम गुजरे हुए सालों की कैलकुलेशंस कर रहे हुआ करेंगे, कुछ चैप्टर्स में हम देखेंगे आने वाले साल की कैलकुलेशंस कर रहे हुआ करेंगे। ये तीसरी बात लंबी हो गई, दोबारा बता रहा हूं। ये जो फिक्स्ड वेरिएबल की तमीज है, ये सारी डिस्कशन हम यकीनन किसी एक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे होंगे। यानी अगर हम 2022 की बात कर रहे हैं तो हम फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चे उस 2022 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तीसरी बात की है मैंने कि फिक्स्ड वेरिएबल की डिस्कशन किसी एक पीरियड जो कि नॉर्मली साल होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में हो रही होगी। यानी अगर 2022 की बात हो रही है तो फॉर द ईयर 2022 फलाना खर्चा फिक्स्ड है, फलाना खर्चा वेरिएबल है, तो सिर्फ 22 की बात हो रही है सिर्फ। अब ये जो पीरियड है ये पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। प्रेजेंट किधर गया? एक्चुअली प्रेजेंट तो कुछ नहीं होता ना, प्रेजेंट एक पॉइंट होता है। ये जो मैंने अभी प्रेजेंट का वर्ड बोला है ये पास्ट हो गया है, तो पास्ट हो गया ना, ये पास्ट भी पास्ट हो गया, ये यस भी पास्ट हो गया। तो प्रेजेंट तो सिर्फ एक पॉइंट है। तो या तो हम 2022 के एंड पे खड़े होकर 2022 की कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, या हम 2022 के एंड पे खड़े होकर 2023 की कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। तीनों बातें रिपीट कर रहा हूं। हम लोगों ने जो भी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की तमीज पढ़नी है, इसके लिए तीन बुनियादी बातें की हैं कि हम ये डिस्कशन किसी एक इंडिविजुअल बंदे के हिसाब से भी कर सकते हैं, किसी एसेट, किसी डिपार्टमेंट या पूरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जिसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे उसकी कोई कोर एक्टिविटी होगी जो हम पहचान रहे होंगे। और तीसरी बात, ये सारी डिस्कशन फॉर अ पीरियड हो रही होगी। चलिए, मेरा गला हो गया बिल्कुल खुश्क, इसको मंडे को बढ़ाते हैं आगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।